दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मेहनत में लगे होंगे। आप सबका वेलकम है शिष्य गुरुकुल चैनल में। जैसे कि आप सब जान लें कि आज हम 2022 का PYQ सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। ये जो सीरीज़ है इसको मैं 2 पार्ट्स में रखूँगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है। एंड उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को मेरे कॉन्सेप्ट और लॉजिक समझ में आ रहे होंगे। ज़्यादातर एग्जाम जैसे यूपीएससी का होता है, लोगों ने एक भ्रम बना दिया कि लॉजिक कर लिया तो हो गया क्लियर। नहीं, कम से कम कॉन्सेप्ट का 90% आपका होना चाहिए, या 60% आपको 80% यदि आपका कॉन्सेप्ट है तो लॉजिकल 20% यूज़ हो जाएगा। बट आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो लॉजिकल क्या करेगा, ब्लाइंड कैसिंग तो नहीं कर सकते ना, है ना। तो मेरा मानना ये है कि कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। मैं आपको हाथ के हाथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवा रहा हूँ, और जिसके कॉन्सेप्ट कमजोर हैं वो मेरी प्ले लिस्ट जाके देखिए। सिंप्लीफाई इकोनॉमी सीरीज से 24 वीडियोस मैंने कवर करवाई है, 1.5 की स्पीड में जाके देखिएगा, ठीक है। और साथ के साथ मैंने बजट भी चला रखा है। बजट आप लोगों के लिए बजट में से एक इन डेप्थ आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, उसमें कीवर्ड्स को डिटेल में समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो मैंने इसमें 2 पार्ट्स कवर करवा दिए, जाइए कवर कीजिए। वैसे फोर्थ पार्ट में आप लोगों का बजट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज के लेसन को देखिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है 2021 के 22 का पेपर है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, बोला गया इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। पहले स्टेटमेंट में बोला गया कि ए इंक्रीज ए नीर मतलब नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट द एप्रिसिएशन ऑफ रूपी। सेकंड बात की गई है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के बारे में। तो हमें पहले कॉन्सेप्ट समझना होगा नीर का और रीर का, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, जो नीर है मतलब नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नीर, ये क्या होता है। एक बात बताइए, आप पहले $1 को परचेज़ करने के लिए 60 रुपीज़ मतलब देते थे, ठीक है। लेकिन अब आपको यही $1 परचेज़ करने के लिए 40 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। तो आप बताइए हमारा जो रुपीज़ है, वो स्ट्रॉन्ग हुआ है या वीक हुआ है पहले के अकॉर्डिंग। तो आप कहोगे सर हमारा तो रुपीज़ स्ट्रॉन्ग हुआ है, बिकॉज पहले हमें $1 खरीदने के लिए 60 रुपये हमारी जेब से जाते थे, बट अब हमें $1 खरीदने के लिए हमें 40 रुपये देने पड़ रहे हैं। समझ रहे हो, मतलब कम पैसे में डॉलर आ रहा है, पहले ज़्यादा पैसे में डॉलर आ रहा था। तो मतलब हमारे रुपीज़ की क्या है, वैल्यू क्या हो गई, हमारे रुपीज़ की वैल्यू क्या है, बढ़ी है, इंक्रीज़ हुई है, सिंपल है। तो मतलब रुपीज़ क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग हुआ है, ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखना, ठीक है। मतलब नीर जो है, जो ये नीर है ना, ये शो करता है हमारे रुपीज़ का, जो हमारा रुपी है उसको, उसका स्ट्रॉन्ग होना, उसको, ठीक है। और किसके मुकाबले स्ट्रॉन्ग होना, मतलब किसके कंपैरिजन में हमारा रुपी स्ट्रॉन्ग हुआ है, किसके कंपैरिजन में, डॉलर के या आपकी फॉरेन करेंसी के, ठीक है। समझ रहे हो, मैं लिख दूँ फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होना, कंपैरिजन में क्या होना, एप्रिसिएशन होना या स्ट्रॉन्ग होना, ये होता है आपका नीर, ठीक है। 2 चीज़ समझ गए, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। एक बात का ध्यान रखना, इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट ऐड नहीं होता, इसमें इन्फ्लेशन जो है, जो महंगाई है, उसको काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों की, है ना। अब बात कर रहे हैं, मैं सिंपल वे में एक और बताता हूँ। नीर जो है ना, जो ये नीर है, ठीक है, बस ये हमको बताता है कि हमारी करेंसी जो है, जो हमारी करेंसी है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग हुई है या वीक हुई है किसके कंपैरिजन में, दूसरी करेंसीज़ के, दूसरी फॉरेन करेंसीज़ के कंपैरिजन में, ठीक है। ये हमको बताता है, नहीं, सिंपल। अब बात करते हैं रीर की। रीर होता क्या है, रीर की बात करते हैं। देखें, रीर में क्या होता है, रीर में ऐड होता है, रीर में प्लस होता है इन्फ्लेशन, महंगाई ऐड होती है। नीर में महंगाई इन्फ्लेशन ऐड नहीं होता है, इसमें काउंट होता है रीर में, ठीक है। इसका एग्जांपल मान के चलिए, इंडिया में एक पेन है, ये हमारा इंडिया है, यहाँ पर एक पेन जो बनता है, ठीक है, वो बना है, उसकी प्राइस है 100 रुपीज़, कोई दिक्कत नहीं। और इसी पेन की सेम क्वालिटी, हम बात करें 2025 की बात करते हैं, इसी पेन की सेम क्वालिटी USA में, यही पेन, सेम पेन USA में कितने का है, 100 रुपीज़ का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब $1 का है, मतलब आपको मान के $1, ठीक है। और हमने माना हुआ है कि $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज़, सिंपल है, ठीक है। एक्सचेंज रेट क्या है, एक्सचेंज रेट मैं बता देता हूँ। एक्सचेंज रेट मतलब यदि हम कितने रुपए देंगे हमको डॉलर मिलेगा, तो सेम हमने माना हुआ कि भाई $1 का जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ के बराबर है, ठीक है, ये है। तो एक बात बताइए, क्या दोनों सेम प्राइस पे नहीं मिल रहे हैं। यस भाई, आप डॉलर दोगे तो जब भी आपको पेन मिलेगा $1 का USA में, इंडिया में $1 की जगह आपको 100 रुपये देने होंगे, क्योंकि दोनों के प्राइस करेंसी की क्या है, सेम है, पेन तो इक्वल प्राइस पे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बट अब क्या होता है, अब मान के चलिए 2026 आ गया, ठीक है आपका, अब यही पेन आपका 120 रुपीज़ का हो गया, ठीक है। बट USA में यही पेन का प्राइस क्या है, $1 है, कितने डॉलर, $1 सेम रहा है। और एक्सचेंज रेट भी क्या है हमारा, 26 में भी एक्सचेंज रेट क्या है, सेम रहा है, 25 में भी इतना ही रहा है, ठीक है। तो एक बात बताइए, अब तो हमें 120 रुपये देने पड़ रहे हैं पेन खरीदने के लिए, जो सेम पेन है, सेम क्वालिटी का, ठीक है।
पहले हम 100 रुपये दे रहे थे, अब हम 120 दे रहे हैं। यूएसए वाले आज भी $1 ही दे रहे हैं और कल भी $1 दे रहे थे। तो मतलब क्या हो गया कि इंडिया में पेन क्या हो गया 2026 में, इंडिया में पेन क्या हो गया, कॉस्टली हो गया, कॉस्टली हो गया, महंगा हो गया। ठीक है, अब एक बात बताइए, जो यूएसए वाला, जो यूएसए का पेन है वो तो सस्ता हो गया, यूएसए का पेन क्या हो गया, सस्ता हो गया। ठीक है, पेन सस्ता है। ठीक है, तो मतलब अब एक बात बताइए मुझे कि यदि हम एक्सपोर्ट करेंगे, यदि हम अपने पेन को एक्सपोर्ट करेंगे, सेम पेन है ना दोनों देशों में, यदि हम अपना पेन अब एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए में, तो क्या यूएसए वाला लेगा? आप कहोगे नहीं सर नहीं लेगा, बिकॉज उसका प्राइस 120 रुपीज़ हो गया, जबकि उसको तो $1 का मिल रहा है और $1 में तो 100 रुपीज़ है, वो 20 रुपये क्यों एक्स्ट्रा देगा? तो क्या हमारा प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा? आप कहोगे सर डिक्रीज़ होगा, घटेगा ना हमारा एक्सपोर्ट तो, क्योंकि हमारा तो माल ही नहीं खरीदेंगे लोग बाहर। ठीक है, दूसरी बात, हमारी जो हमारी कम्पिटिटिवनेस है वो क्या होगी, गिर गई ना, जो हमारी कम्पिटिटिवनेस है वो क्या होगी, गिर गई। हमारी जो प्रतिस्पर्धा थी वो क्या होगी, कम हो गई। हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया तो हमारी कम्पिटिटिवनेस भी कम हो गया, सिंपल है। ठीक है, यही कहलाता है आपका इन्फ्लेशन का इफेक्ट, महंगाई का इफेक्ट। ठीक है, ये किस वजह से हुआ, इन्फ्लेशन इफेक्ट की वजह से हुआ। ठीक है, ये क्या इन्फ्लेशन के इफेक्ट की वजह से हुआ। ठीक है, और इन्फ्लेशन इफेक्ट किस में आया, रीढ़ में काउंट हुआ है। ठीक है, रीढ़ में हमेशा इन्फ्लेशन काउंट होता है, नीर में नहीं होता है। बात समझ में आ गई आप लोगों को, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना। तो अब आप लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि ए इंक्रीज ए नॉमिनल एक्सचेंज रेट इंडिकेट द एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़। यस, यदि नीर बढ़ेगा तो हमारा रुपीज़ भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, सिंपल, ये तो बात हो रही थी, है ना। दिस इज राइट भाई, नीर इंक्रीज तो रुपीज़ भी हमारा स्ट्रॉन्ग इंक्रीज। ठीक है, दिस इज स्टेटमेंट इज फर्स्ट राइट, फर्स्ट राइट है, इसमें फर्स्ट नहीं है। ठीक है, इसमें फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट है, इसमें, ये देखिए फर्स्ट ये करता। सेकंड, ए इंक्रीज है द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रीर इंडिकेट ए इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कम्पिटिटिवनेस। क्या इंप्रूवमेंट होगा, नहीं सर, इंप्रूवमेंट क्या होगा, हमारा तो नुकसान होगा। यदि रीर बढ़ता है तो हमने देख लिया ना कि पहले 100 रुपये का था और फिर 120 का हो गया, कंपटीशन गिर गया हमारा यूएसए की मार्केट में हमारे पेन का ही, सिंपल है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, वो बोले करेक्ट कौन सी, सेकंड नहीं है, सेकंड नहीं है, तो आप अपने आंसर पे आ गए, यदि आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पता है नीरो रीर का, सिंपल है। ठीक है, दूसरा थर्ड स्टेटमेंट है, ए इंक्रीज ट्रेंड इन द डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव टू इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज इज लाइकली टू कॉस्ट ए इंक्रीजिंग डाइवर्जन बिटवीन नीर एंड रीर। बताइए क्या ही राइट है, सोचिए और मुझे बताइए, मैं फिर बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं। ठीक है, एक बात बताइए आप लोग मुझे, यदि हमारे इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू फॉरेन इन्फ्लेशन से, फॉरेन इन्फ्लेशन से ज़्यादा इन्फ्लेशन हमारे इंडिया में है। ठीक है, तो क्या हमारा डोमेस्टिक जो है, जो हमारा डोमेस्टिक प्राइस है, क्या वो बढ़ेगा ना? यस, वो तो बढ़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन तो इंडिया में ही है ना। इंडिया का इन्फ्लेशन ज़्यादा है अदर कंट्री के, फॉरेन इन्फ्लेशन से ज़्यादा है हमारा खुद का इन्फ्लेशन। तो हमारे देश में जो इन्फ्लेशन, महंगाई ज़्यादा होगी तो डोमेस्टिक प्राइस बढ़ेगा, डोमेस्टिक प्राइस का लेवल भी क्या होगा, बढ़ेगा। डोमेस्टिक प्राइस का लेवल बढ़ेगा तो रीर भी क्या होगा, बताइए आपको, सर बढ़ेगा क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रीर बढ़ रहा है। ठीक है, बट जो नीर है, ठीक है, उसको हम सिर्फ नॉमिनल रेट देखते हैं, उस पर इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं देखते। ठीक है, इसलिए नीर और रीर में डाइवर्जन आएगा, डिफरेंस आएगा। नीर तो अपने, क्योंकि जो नॉमिनल रेट है उस पर बना हुआ है, रीर अपने इन्फ्लेशन रेट पे बना हुआ है, तो डाइवर्जन तो आएगा। दिस इज राइट स्टेटमेंट, थर्ड इज राइट। ठीक है, थर्ड इज राइट, तो सी इज आपका आंसर होगी। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन लोगों ने नहीं किया हुआ है, आप लोगों से विनती करता हूँ, क्योंकि हमारा अभी 171 तक अभी सब्सक्राइब हुए हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो हम भी अपना अच्छे लेवल पर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि देखो, कहो ना कहीं ना कहीं तो हमको थोड़ा मिनिमम लेवल पर कहीं ना कहीं हमें कुछ शीट्स बनवानी होती हैं, बहुत सारा काम करवाना होता है ना, तो बैलेंस करने पड़ते हैं सारी चीज़ें, थोड़ा टाइम लगता है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, बाकी आप सब देख रहे हो, कंटेंट में कोई कमी है नहीं। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए बोला गया है, इफ़ द इन्फ्लेशन इज़ टू हाई, यदि इन्फ्लेशन हाई हो गया है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इज लाइकली टू बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। एक बात बताइए, मैंने आपको एक बताया था, मनी सप्लाई का रूल बताया था, है ना। मनी सप्लाई का मैंने एक रूल बताया था, जब हमारा इन्फ्लेशन, देखिए ये हमारा आरबीआई है, इसकी एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिसमें सीआरआर, एसएलआर वगैरह सब शामिल होती है। आरबीआई ने देखा मनी में, मनी ये मार्केट है, मार्केट में मनी है, मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो ज़्यादा है,
मनी मार्केट की सप्लाई ज़्यादा है, तो मतलब लोगों की जेब में पैसा है, लोगों की जेब में पैसा है तो इनकम अच्छी है, इनकम अच्छी है तो डिमांड लोगों की हाई है, डिमांड हाई है तो कंज्यूमिंग भी हाई है, तो मतलब इन्फ्लेशन मतलब महंगाई भी हाई होगी क्योंकि मार्केट में पैसा है। अब यदि आरबीआई को मार्केट से पैसा खींचना है तो वो क्या करेगा बताइए, क्या वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदेगा? यदि वो आरबीआई सिक्योरिटीज़ खरीदेगा तो आरबीआई को बदले में पैसा देना होगा ना, और फिर पैसा मार्केट में जाएगा, वो ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो इसने ये बोला है कि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदेगा। भाई क्यों खरीदेगा? उसको मार्केट से पैसा खींचना है, उसको मार्केट से पैसा खींचना है, तो वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचेगा, सेल्स करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, क्योंकि लोग खरीदेंगे तो पैसा देंगे किसको? आरबीआई को। समझ रहे हो? तो पैसा किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा, तो मार्केट में पैसे की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। जब मार्केट में पैसे की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? प्रोडक्शन हाई नहीं होगा, लोगों की डिमांड हाई नहीं होगी, इन्फ्लेशन भी क्या होगा? लो हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, और PYQs में आप लोगों को बैक टू बैक बता रहा हूँ मैं इन्फ्लेशन के बारे में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग होगी आप लोगों की, ठीक है। फर्स्ट रॉन्ग। अब आगे अपने आंसर पे 23 सिंपल है, ठीक है। अब आप लोग मुझे सेकंड स्टेटमेंट पढ़ के बताइए जरा, क्या बोल रहा है सेकंड स्टेटमेंट? इफ़ द रूपी रैपिडली जो डेप्रिसिएटिंग हो रहा है रुपीज़ का, आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट। क्या लाइकली टू सेल, बेचे जाएंगे डॉलर्स इन द मार्केट? बताइए ये राइट है या रॉन्ग है? मैं इतने इसको रफ कर देता हूँ, बताएं आप लोग थोड़ा। जस्ट वेट, बताइए कौन बताएगा? देखिए अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, इफ़ रूपी रैपिडली डेप्रिशिएटिंग, ठीक है, तो आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स। एक बात बताओ मुझे आप लोग, पहले देखो रूपी डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, पहले आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। जब हमारा रुपीज़ क्या होता है? कमज़ोर हो रहा होता है। रुपीज़ क्या होता है? हमारा उसका ग्राफ गिर रहा होता है, रुपये कमज़ोर हो रहा होता है, ठीक है। और डॉलर की डिमांड जो है वो हाई हो रही होती है, डॉलर की डिमांड जो है वो हाई हो रही होती है, ठीक है, ज़्यादा हो रही होती है डॉलर की डिमांड, तो उसको बोलते हैं रुपी डेप्रिशिएट। रुपीज़ की वैल्यू का गिरना और डॉलर की डिमांड का बढ़ना क्या कहलाता है? रुपीज़ डेप्रिशिएट कहलाता है, ठीक। अब आरबीआई क्या करेगा इसमें बताइए? आरबीआई क्या रोल करेगा? आरबीआई जो फॉरेक्स रिजर्व है हमारा, जो फॉरेक्स रिजर्व जो है, ठीक है, इसमें डॉलर्स को क्या करेगा? फॉरेक्स रिजर्व से जितना भी डॉलर है, या सॉरी फॉरेक्स रिजर्व में जो डॉलर है उसको आरबीआई क्या करेगा? सेल करेगा, उसको बेचेगा, ठीक है। अब क्या होगा? बेचने से क्या होगा? जब आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर को बेचेगा तो मार्केट में बेचेगा, तो हमारे मार्केट में क्या होगी? डॉलर की सप्लाई क्या होगी? अब कहोगे सर बढ़ जाएगी। जब डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी तो रुपये को क्या मिलेगा? सपोर्ट मिलेगा। तो डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी तो हमारा जो इंडिया रुपी है इसको क्या मिलेगा? इसको सपोर्ट मिलेगा, ध्यान रखना, इसको सपोर्ट मिलेगा, समझ रहे? ये स्टैंडर्ड इंटरवेंशन है, ठीक है। यस, जब हमको लग रहा है कि हमारे भाई डॉलर की डिमांड बढ़ती जा रही है, अब जिसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, सपोज दैट डिमांड बढ़ती जा रही है, यदि हम उसको अवेलेबल करवा दें मार्केट में तो ऑटोमेटिक उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? गिर जाएगी, क्योंकि अब तो लोगों की जेब में आने लगा। पहले आईफोन की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, आईफोन, अब तो सब्जी बेचने वालों के पास भी आईफोन है, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो मतलब कहने का ये है कि भाई जिस चीज़ की इच्छा ज़्यादा थी हम लोगों को वो चीज़ प्रोवाइड करवा दें, उनकी इच्छा कम हो जाएगी। अब हमने मार्केट में आरबीआई ने मार्केट में डॉलर छोड़ दिया, ठीक है, अब डॉलर की सप्लाई ज़्यादा हो गई, समझ रहे हो? तो डॉलर की डिमांड क्या होगी? कम होगी। अब फिर किसकी डिमांड बढ़ेगी? हमें रुपीज़ की डिमांड बढ़ेगी, समझ रहे हो? तो दिस स्टेटमेंट राइट, 2 इज राइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड, इफ इंटरेस्ट रेट इन यूएसए और यूरोपियन यूनियन वेयर टू फॉल, इंटरेस्ट रेट यदि गिर रही है, दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाई डॉलर्स। अब आप लोग बताइए, लॉजिक समझो इस स्टेटमेंट में, लॉजिक समझो आप लोग। अगर यूएसए का इंटरेस्ट रेट डाउनफॉल पर है, वो गिर रहा है, ठीक है, अब इंटरेस्ट रेट क्या हो गया? कम हो गया, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट कम होगा ज़्यादा होगा? बताइए, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा कम होगा? आपको वैसे इन्वेस्टमेंट कम होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो कम है ना भाई। वो बताओ 100 रुपये लगा के मुझे जहाँ 5 रुपये मिल रहे हैं, मैं तो वहाँ इन्वेस्टमेंट करूँगा, मैं तो वहाँ करूँगा जो 100 रुपये लगा के, जब 100 रुपये इन्वेस्ट करके मुझे 20 रुपये मिल रहे हैं, मैं तो वहाँ लगाऊंगा। इंटरेस्ट रेट तो गिर गया तो हमें तो इंटरेस्ट सही मिलेगा नहीं, जो इन्वेस्टर है, समझ गए? तो इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है। और अब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, वो इंडिया जैसी कंट्री में जाएंगे, ठीक है। अब इंडिया जैसी मतलब हमारे इंडिया में क्या करेंगे? देखा यार ये अच्छा इंटरेस्ट रेट है इनका, थोड़ा एक काम करते हैं, इनका इंटरेस्ट रेट सही है, इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। उन्होंने पैसा लगा दिया अपना, ठीक है। अब फॉरेन इन्वेस्टर है उन्होंने पैसा लगाया इंडिया में, क्योंकि इंडिया की जो इंटरेस्ट रेट है वो एज़ कम्पेयर यूएसए के इंटरेस्ट रेट से ठीक हो रही है, क्योंकि यूएसए का तो गिर रहा है ना इंटरेस्ट रेट, इंडिया का भी बैलेंस है, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करें तो हमारे पास क्या आएगा? डॉलर आएगा,
हम लोगों के पास क्या आएगा, डॉलर आएगा, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर है, जो विदेशी निवेशक है, वो तो डॉलर में करेंगे ना इन्वेस्टमेंट, रुपीज़ में तो करेंगे नहीं। सिंपल है, ठीक है। हमारे पास डॉलर आया, जब हमारे पास डॉलर आया काफ़ी सारा, तो हमारे पास क्या हो गया, अब जो हमारा रुपी है, उसका अप्रिसिएशन होगा, वो अप्रिशिएट उसको, क्योंकि डॉलर आ गया अब मार्केट में, तो हमारा रुपी बढ़ेगा, सिंपल अप्रिशिएट करेगा। अब आरबीआई क्या करेगा, ज़्यादा अप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट हर्ट होते हैं, इसलिए आरबीआई डॉलर खरीदेगा और रुपीज़ को एक्सेसिव स्ट्रॉन्ग होने से रोकेगा, ठीक है। दिस इज राइट, तो बी इज राइट, ठीक है। आपका 2 है, थर्ड स्टेटमेंट इज राइट, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला गया है इस क्वेश्चन नंबर 5 में, इकोनॉमी है कि विद रेफरेंस इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ IIBS इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स होते क्या हैं, ठीक है। देखिए ये सिंपल सी बात है, ये इन्फ्लेशन मतलब आप समझ रहे हो कि इन्फ्लेशन इस कहीं ना कहीं इनको इफेक्ट करता है, सिंपल बात, क्योंकि इनके नाम में इन्फ्लेशन है, ठीक है। दूसरी बात, इनका जो कूपन है, जो इनके कूपन होते हैं ना, वो रिलेट होते हैं या जुड़े होते हैं इन्फ्लेशन से, पहली बात इन बॉन्ड्स की, ठीक है। इट मीन्स इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यदि इन्फ्लेशन आपका इंक्रीज करेगा तो सिंपल है, जो आपका रिटर्न है वो भी एडजस्ट होगा, वो भी आपको कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंग मतलब पॉजिटिव वे में मिलेगा। जो रिटर्न है आपका या जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा इस पर, इन बॉन्ड्स पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद, यदि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो रिटर्न भी आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है ना। आइए इतना ही इस बॉन्ड के बारे में हमको जानना था। अब पढ़ते हैं गवर्नमेंट कैन, पहली बात कैन की बात आ गई। गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरोइंग बाय वे ऑफ IIBS। चलिए लॉजिक बेस पर हम इस क्वेश्चन को करते हैं। आपको पता है कि भाई मुझे IBS का नहीं पता, बट गवर्नमेंट के पास इतनी पावर तो हो सकती है कि वो रेड्यूस कर दे रेट्स ऑन इन बोरोइंग बाय द वे ऑफ IBS। तो जनरली क्या गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है? यस, गवर्नमेंट के पास तो पावर है भाई, कर सकती है। तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट, यदि जिसके पास इस बारे में पूरा लॉजिक बेस या नॉलेज नहीं है, ठीक है। लॉजिक ये होता है कि नॉर्मली जो गवर्नमेंट होती है, जो हमारी गवर्नमेंट है ना, नॉर्मली वो हाई इन्फ्लेशन पर ठीक है के टाइम पे ना हाई इंटरेस्ट मतलब आपको देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन IIB, ठीक है, IBB में इन्फ्लेशन इंडेक्सेड बॉन्ड्स में क्या होता है, बेस कूपन लो होता है। इसमें जो हमारा बेस कूपन जो होता है ना, कूपन वो कम होता है, वो लो होता है। बट जो इन्फ्लेशन है उसके अकॉर्डिंग इसको हम एडजस्ट करते रहे, ठीक है। एडजस्ट जो है इन्फ्लेशन का जो एडजस्ट है ना, वो अलग से होता है इस बॉन्ड में, ठीक है। इससे गवर्नमेंट को ना हाई फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देने की जरूरत नहीं है। फिक्स इंटरेस्ट रेट नहीं देगी गवर्नमेंट एडजस्ट करेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगी, वो फिक्स कुछ नहीं होता है, ठीक है। बोरोइंग कॉस्ट स्टेबल हो सकती है, हाँ, जो आपका बेस कूपन जो आपकी कॉस्ट है वो क्या हो सकती है, स्टेबल हो सकती है, ठीक, इतना तो है। तो यस, चेंज की सकती है, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट इज राइट, ठीक है। अब स्टेट नंबर सेकंड पढ़ते हैं। IBBS प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स फ्रॉम अनसर्टिनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। यस, मैंने आपको क्या बताया, इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाएगा। इन्फ्लेशन हाई हो रही है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी रिटर्न जो आपका जो रिटर्न मिलेगा वो भी आपको बढ़कर ही मिलेगा। तो यस, ये प्रोटेक्शन करता है, सिंपल है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, सेकंड इज राइट, ठीक है, खत्म। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेंस ऑन IBBS आर नॉट टैक्सेबल। नॉन टैक्सेबल की बात कर रहे हैं भाई। अब हमारे इंडिया में आप सब जान रहे होगे भाई, सब चीज़ तो टैक्सेबल है, ज़्यादातर तो टैक्सेबल होता है मैक्सिमम। एक बात का ध्यान रखना, इंडिया में जो कैपिटल गेन है, ठीक है, वो भी टैक्सेबल है, और जो इंटरेस्ट है, जो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है शेयर्स पे इंटरेस्ट, उसको वो टैक्सेबल है। तो दोनों क्या है, टैक्सेबल है। यस, राइट। थर्ड स्टेटमेंट इज राइट, सॉरी रॉन्ग, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग, क्योंकि उन्होंने बोला था नॉन टैक्सेबल, ये नॉन बोला है, बट टैक्सेबल है, दिस इज रॉन्ग, थर्ड रॉन्ग। तो आंसर हो गया आपका क्या, ए आपका आंसर है, ठीक है। सिंपल है, बात समझ में आई होगी आप लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मैं रफ कर देता हूँ। मैं आपको यहाँ बस एक चीज़ और बता देता हूँ जो आप लोगों को समझ में आ जाए। ध्यान रखना, एक ट्रिक बता रहा हूँ, मतलब क्विक मेमोरी ट्रिक बता रहा हूँ, क्विक मेमोरी ट्रिक। देखो जो IIB है हमारा, ठीक है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स जो है, ये हमारा काम करते हैं इन्फ्लेशन के प्रोटेक्शन से। ये हमको हेल्प देते हैं या इक्वल होते हैं, IIB इक्वल होते हैं इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन के, ठीक है। टैक्स बेनिफिट हमको नहीं मिलता, टैक्स बेनिफिट नहीं होते हैं, IIB टैक्स बेनिफिट नहीं होते, बस इसका इतना सा याद रख लेना, इनफ है।
ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग द एक्टिविटी कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर। रियल सेक्टर की बात कर रहे हैं। अब आप लोग मुझे बताइए कि रियल सेक्टर होता क्या है। पहले बेसिक जानना जरूरी होता है किसी भी चीज़ का, कि मुझे बताइए रियल सेक्टर में क्या क्या इंक्लूड होता है, या इकोनॉमी का क्या वो पार्ट इंक्लूड हो रहा है। देखिए रियल सेक्टर में जो इंक्लूड होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्चुअल प्रोडक्शन होता है। ठीक है, रियल सेक्टर में जो पार्ट इकोनॉमी का शामिल होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्चुअल प्रोडक्शन ऐड होता है। ठीक है, लाइक एग्जांपल एक्चुअल प्रोडक्शन में क्या क्या रहा है, एग्जांपल के बेस पे हम देखें तो लाइक आपका एग्रीकल्चर, ठीक है, वेट यहाँ लिख देता हूँ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये तो एक्चुअल प्रोडक्शन है। एग्रीकल्चर भी तो प्रोड्यूस कर रहा है, इंडस्ट्री भी प्रोड्यूस करती है। आपकी मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, आपका सर्विस सेक्टर, ठीक है, रियल आउटपुट प्रोड्यूसिंग सर्विस सेक्टर, ये सब क्या है हमारे रियल सेक्टर होते हैं। आई बात समझ में, है ना। अब ये तो हो गया हमारा कौन, रियल सेक्टर की बात कर रहे हैं। अब मैं बात करूँ फाइनेंशियल सेक्टर क्या होता है। जब रियल सेक्टर ये है तो भाई मैं फाइनेंशियल सेक्टर बताओ, फाइनेंशियल सेक्टर क्या क्या होता है ये बात बताओ। फाइनेंशियल सेक्टर में होता है आप लोगों का लाइक जो हमारा कैश का फ्लो हो गया, कैश या करेंसी का जो फ्लो है, करेंसी फ्लो है, बैंकिंग सिस्टम है, बॉन्ड्स है, ठीक है, आपका लैंडिंग है, लोन्स वगैरह, आपका कैपिटल मार्केट है, ये सब हमारे क्या होते हैं, फिजिकल फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, रियल सेक्टर मैंने आपको बता दिया जो गुड एंड सर्विस के एक्चुअल प्रोड्यूस होते हैं, जो प्रोडक्शन होता है, लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। ठीक है, बात आप सुन। अब चलिए अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें बोला कि एक्टिविटीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूट होती है रियल सेक्टर में। फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, किससे जुड़ा हुआ, एग्रीकल्चर। यस, एग्रीकल्चर रियल सेक्टर का पार्ट है। यस, फर्स्ट राइट है हमारा, फर्स्ट यहाँ नहीं है। ठीक है, सेकंड, टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक, दिस इज द रियल फैक्टर बिकॉज ये मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है। यस, हमारा पूछ में नहीं है। ठीक है, बोला गया थर्ड में एक कमर्शियल बैंक की बात आ गई, बैंक लैंडिंग की बात आ गई। ये सेक्टर कौन सा है, मैंने भी आप लोगों को बताया ये सेक्टर कौन सा है, ये तो फाइनेंशियल सेक्टर है, ये रियल सेक्टर तो है नहीं। थर्ड इज रॉन्ग, ये राइट इज आंसर आपका। ठीक है, कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स की बात आ गई, बॉन्ड्स किसका पार्ट है, फाइनेंशियल सेक्टर का। फोर्थ इज रॉन्ग, तो आंसर इज ए। ठीक है, ए एंड एक और दो। ठीक है, भाई बात समझ में। रियल सेक्टर बता दिया मैंने आपको, यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर आपको बता दिया, ये हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं। ठीक है, और चलिए आज के लिए हम वीडियो को इतने रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम और करेंगे आप लोगों के लिए, है ना। तो पार्ट 2 में आगे क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को आज के लिए इतना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।